चलें फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let us start our today's session. It is again related to uh, our seven C's. One C we have already done, that is clarity, how to bring clarity, and there are certain rules, कुछ रूल्स है जिसको हमने डिस्कस किया था। और ये रूल्स उस वक्त तक बिल्कुल फ़ायदा नहीं देंगे जब तक कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अच्छा, और आज मैं बैठा ये भी देख रहा था कि आप लोगों ने स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप सब लोगों को? यस सर। ओके, तो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा ना 2-4 सेशन के बाद एक ये भी देखना चाहिए कि जो कोर्स हमने शुरू किया था उसके शुरू में जो मैंने आपसे आपकी ओपिनियन ली थी कि आप वाई आर यू अटेंडिंग द कोर्स, तो वो किस हद तक आपके ऑब्जेक्टिव फिल हो रहे हैं। ठीक है। अब पहला ऑब्जेक्टिव एक आप में से पार्टिसिपेंट ने बताया था कि मुझे बेसिक्स ऑफ राइटिंग चाहिए, लाइक ऐसे राइटिंग चाहिए, एप्लीकेशन राइटिंग चाहिए और राइटिंग स्किल्स चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ द राइटिंग में मैंने आपको बताया है प्रोसेस ऑफ राइटिंग बिल्कुल बेसिक है, जिसमें प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, रिवीजन और उसके बाद आपकी फाइनल सबमिशन होती है। इसी तरीके से मैंने इससे पहले आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस बताया कि जिसमें कंसेप्शन आइडिया आपके पास आता है या आप आइडिया इकट्ठा करते हैं। देखें, जब तक आपके पास आइडियाज नहीं होंगे, आप आइडियाज के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे, उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट उसके मुताबिक नहीं करेंगे, तब तक अगले सारे प्रोसीजर आपके नल एंड वाइड हो जाएंगे, उनका कोई मान ही नहीं होगा। आप एनकोड करते हैं आइडियाज को, अगर आपके पास आइडियाज ही नहीं है तो फिर आप फ्लावरी लैंग्वेज और हाई फ्लोन वर्ड्स, पॉम्पस वर्ड्स की तरफ जाएंगे। फिर आपको होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी आए, वोकैबुलरी के लिए जरूर काम करना चाहिए। आपके जो प्रोफेशन के सीनियर्स हैं आप उनकी राइटिंग्स को गो थ्रू करें। आप इंटरनेट के ऊपर जाएं, आपको दुनिया जहां से लोग राइटर्स की आपको राइटिंग मिलेंगी। आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखें उन लोगों को वो कैसे बात करते हैं। तो वोकैबुलरी लिसनिंग और रीडिंग दोनों के जरिए आती है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग क्लियर नहीं है, अगर रेलिवेंट नहीं है, अगर कंसाइज नहीं है, अगर कंक्रीट नहीं है, अगर उसके अंदर कर्टिसी नहीं है, उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, उसके अंदर पोलाइटनेस नहीं है, तो आप एक अच्छे राइटर, और अच्छे राइटर क्यों है? क्योंकि आपका एक पर्पज है, या आपने प्रोडक्ट सेल करनी है या आपने सर्विसेज सेल करनी है। एज ए टीचर हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी सिचुएशन के जवाब में एंग्री हो जाते हैं, हमारे वर्ड्स के अंदर एक इम्पोलाइटनेस का तासर आ जाता है, तो जाहिर है कि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। और हमने ये भी देखा कि एक राइटर, अच्छा राइटर बनने के लिए, जैसे एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको सोशल जीनियस होना बड़ा ज़रूरी है, आपको अच्छे टर्म्स लेके चलना बड़ा ज़रूरी है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते, लोगों के साथ गुस्से में रहते हैं, अगर एंग्री यंग मैन का आपका कॉन्सेप्ट है, तो ना तो कोई आपको सुनेगा और ना आपकी बात को तवज्जो देगा, और आपकी राइटिंग को कोई पढ़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपने एक अच्छी गुडविल बिल्ड की हुई है, आपने रेपो बिल्डिंग की हुई है, ठीक है, आप एक पॉजिटिव शख्सियत हैं, आपको लोग नेगेटिव बिहेव करते हैं लेकिन जवाब में आप पॉजिटिव होते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि नो पेन्स नो गेन्स, अगर आप मुश्किलात से नहीं गुजरते तो आपको फायदे भी नहीं मिलते। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने अच्छे टॉप के राइटर्स हैं, जितने अच्छे टीचर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी प्रोफेशन में, ठीक है, उन सब के लिए अपने जज्बात को कंट्रोल करना, अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाना, उसके अंदर मुश्किल अल्फाज ना डालना, टू दी पॉइंट लिखना, रेलिवेंट लिखना, वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये बेसिक्स ऑफ राइटिंग, चाहे आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप एप्लीकेशन राइटिंग कर रहे हैं। देखिए, एप्लीकेशन में आपको मैकेनिक्स तो मिल जाती हैं, टू फ्रॉम के आपने किसको लिखना है, एड्रेस कहाँ पे आएगा, सिग्नेचर कहाँ पे आएंगे, लेकिन जो एक्चुअल उसका सब्सटेंस है, जो आपका मैटर है, जो आपने एप्लीकेशन के अंदर लिखना है, वो अगर रेलिवेंट, टू दी पॉइंट और लेंथी है, तो फिर जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा। फिर हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिकेशन में भी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट सीखना चाह रहे हैं, टू एक्सप्लेन आवर प्रोडक्ट और प्रॉब्लम, या मैसेजिंग करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैसेजिंग जब जितने भी आप लोगों ने मुझसे भी किया व्हाट्सएप में, और मैंने आपको वहां पे भी बताया कि जब तक आप एडिटिंग और रिवीजन की आदत अपने अंदर नहीं डालेंगे, जो कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग का हिस्सा है, तो आप बार बार मैसेज डिलीट करते रहेंगे, आपकी स्पेलिंग की गलतियां होंगी, और आपका इंप्रेशन, एक अच्छा इंप्रेशन, एक प्रोफेशनल का इंप्रेशन नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है। और एक्सप्लेन भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कंटेंट होगा। अगर कंटेंट आपके पास नहीं होगा, जो कुछ आपने बयान करना है वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप, जाहिर है, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, तो आपके अल्फाज जो हैं वो बेमानी हो जाएंगे। अल्फाज तो आपने लिखे होंगे
लेकिन उनके अंदर मैटर नहीं होगा, लोग उसको तवज्जो से नहीं सुनेंगे। वेकेबलरी या स्टार्ट ऑफ स्टेटमेंट, वो मैंने आपको बताया कि वेकेबलरी लिसनिंग और रीडिंग दोनों जरिए से आती है और उसको प्रैक्टिस करने से ये आपकी हैबिट का हिस्सा बनती है। अच्छा, फिर एक था कि थॉट क्रिएटिंग, थॉट्स कैसे क्रिएट हों। राइटर्स ब्लॉक आ जाते हैं, हम लिखते लिखते वी आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। तो ये मैंने काफी से पहले चीज सीखी थी, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो प्री राइटिंग में मैंने बताया ना, आइडियाज गैदर करें। तो एक आउटलाइन बना ले, पॉइंट्स लिख लें एक पेज के ऊपर 5-6, और उन पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको कभी भी लिखते हुए राइटर्स ब्लॉक नहीं आएगा, यानी कि आपके पास आइडियाज खत्म नहीं होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये मैंने भी आज जितने पॉइंट्स बनाए, याद है पिछले सबसे पहली मीटिंग में मैंने आपसे पूछा था कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये इस रजिस्टर के ऊपर मैंने सबके नाम के नीचे वो सारे प्रॉब्लम बैठ के लिखे थे, जिसके अभी मैंने ये स्लाइड बनाई। तो हम अपनी मेमोरी के ऊपर क्यों इतना जोर डालें जबकि हमारे पास मेमोरी एडिंग टूल्स अवेलेबल हैं। हम एक छोटी नोटबुक के ऊपर, मोबाइल के अंदर, नोट्स के अंदर, कहीं पे भी चीज़ें लिखना शुरू कर दें, नोट करना शुरू कर दें, अपने इंप्रेशन डालना शुरू कर दें, तो हमें कभी भी राइटिंग के अंदर उसको स्टार्ट करने के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर कोई चीज़ नई है तो नई के बारे में हमें नेट से ढूंढ लें, अपने किसी दोस्त से व्हाट्सएप मैसेज, वॉइस मैसेज कर दें, वो आपका जवाब देगा, आप उसके पॉइंट्स कर लें, अपने पॉइंट्स लिख लें, और इन दिस वे यू कैन स्टार्ट ऑन। तो ये तो बड़े, बहुत बड़े बड़े जो पोइट्स थे, ये सर अरशद जानते होंगे जो लिटरेचर के हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे शायर को ये राइटर्स ब्लॉक आए थे, और उससे फिर वो गाँव के अंदर जाके कई महीने लगा दिए इस चीज़ के ऊपर, और फिर उसने एक नज़म तख्लीक की जिसका नाम द प्रील्यूड है। कभी सर्च करके देखें कि बैकग्राउंड ऑफ द प्रील्यूड क्या है, तो आपको बताएगा कि उसको लिखना नहीं आ रहा था, इतना बड़ा पोइट। तो ये हर शख्स को ये मसाइल आते हैं, जितने भी राइटर्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस के राइटर्स हैं, या चाहे वो लिटरेचर के हैं, या चाहे वो नॉर्मल राइटर्स हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे अपना एक्सपीरियंस, हमारे अपने जज्बात, हमारी अपनी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उसको हमने सेपरेट करना है। ये जो 7 चीज़ें, ये बेसिकली आपके पास चेक ऑफ लिस्ट हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं जिसके अगेंस्ट आपने अपनी राइटिंग को इवेल्युएट करना है। इंटरव्यू इन इंग्लिश, इंटरव्यू इंग्लिश भी वैसे ही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इंग्लिश बोलना नहीं शुरू करेंगे, और उसके लिए आप लोगों से मिलना शुरू नहीं करेंगी, तो तब तक जाहिर है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन कोर्स चूँकि राइटिंग का है, तो इससे मैं भी इसमें ज़्यादा उर्दू के ऊपर फोकस करता हूँ। लेकिन आप में से जिसका इंग्लिश का इशू है, वो इंग्लिश सीखना चाह रहा है, तो उसे चाहिए कि हमेशा इंग्लिश के अंदर सवाल पूछने की कोशिश करे और रिप्लाई करे। और इस 40 या 60 मिनट्स के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उसको आपको अपनी हैबिट का हिस्सा बनाना होगा, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना होगा, फिर जाके आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू होगी और आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगी। अभी कोई सवाल है या हम चलें अगली स्लाइड पे, नेक्स्ट पॉइंट पे? यस, आगे चलते हैं सर। चलें, दैट्स गुड। अच्छा, क्लैरिटी की बात, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कंसाइज होना। कंसाइज का मतलब यह है कि चीज़ों को इख्तिसार के साथ लिखना। चीज़ों को इख्तिसार से हम कब लिखते हैं? जब हमने पहले ड्राफ्ट कर लिया है, सारी थॉट्स हमने डाली हैं, फिर हम देखते हैं कि हमसे सवाल क्या किया गया है, हम किस चीज़ के बारे में चीज़ें लिख रहे हैं, हम किस प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में लिख रहे हैं, या हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम स्कूल में लेट आए हैं, या हमने पेपर चेकिंग सही नहीं की, उसके जवाब में लिख रहे हैं। तो सारा मटेरियल ड्राफ्ट करने के बाद फिर हम उसमें से रेलिवेंट चीज़ें निकालते हैं। इस रेलिवेंट चीज़ को निकालने को कंसाइजनेस कहते हैं, कि चीज़ों को थोड़ा इख्तिसार से लिखना, इररेलीवेंट चीज़ें रिमूव करना। तो इसके चंद एक प्रिंसिपल दिए हुए हैं, वो प्रिंसिपल मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि यूज मिनिमम वर्ड्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग क्लैरिटी। ये हमेशा जहन में रखें कि आपने इतना मुख्तसर नहीं लिखना कि लोगों को चीज़ें क्लियर ही ना हो। क्लैरिटी नंबर 1 प्रिंसिपल है, इसको हमेशा ध्यान में रखें कि बात आपने मुकम्मल और कंप्लीट करनी है। अच्छा, मिनिमम वर्ड्स के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं, मैं आगे आपसे एग्जांपल में भी शेयर करूंगा, क्योंकि एग्जांपल गो थ्रू करेंगे फिर ये स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। वो तरीके क्या है? एक तो ये है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, 3-4 वर्ड्स की जगह पे 1 वर्ड लगा देना। ठीक है, जैसे एट द मोमेंट 3 वर्ड है, हम उसकी जगह पे नाउ यूज़ कर सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर की जगह पे हम सून का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि कंसाइज मैसेज इज कंप्लीट विदाउट बीइंग वर्डी, यानी कि इसमें खामखा की लफाजी नहीं होती। लफाजी कहाँ से आती है?
जब आप सिमिलीज यूज करते हैं, जब आप मेटाफर्स यूज करते हैं, जब आप इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो जनरल राइटिंग में और एकेडमिक राइटिंग में तो आप ये चीज़ें यूज करते हैं। लेकिन देखें, अखबार की जो हेडलाइंस होती हैं वो जर्नलिस्टिक इंग्लिश के अंदर आती हैं, तो वो बड़े नपे तुले अल्फाज उसके अंदर होते हैं। शायद और नादिर ही कोई वहाँ पे इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन देता हो, क्योंकि उसका हिस्सा नहीं है इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन देना। आम अखबार, लोग बैठ के अखबार पढ़ते हैं तो उनका आम नॉलेज उनको चाहिए। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ जो अखबार मुश्किल अंग्रेजी इस्तेमाल करता है वो लोगों में हिट हो जाता है। ऐसा नहीं है, बाहर के आप अखबार देखें उनके लेवल के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखे होते हैं। तो हमने वर्डी होने से बचना है। इट सेव्स टाइम बोथ फॉर राइटर एंड रीडर। जब आपके अंदर हैबिट ये डेवलप हो जाती है कंसाइज लिखने की, प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर आप देखते हैं कि आपका टाइम भी बचता है और आपके रीडर का टाइम भी बचता है। और आप देखें कि जो लेंथी मैसेज होते हैं, चाहे आपने वो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखा हो, या आप कहीं पे जॉब एप्लीकेशन दें, या आप जॉब कवर लेटर लिखें, तो लेंथी चीज़ों को कोई गो थ्रू नहीं करता। उसी को प्रेफर किया जाता है जिसने रेलिवेंट टू दी पॉइंट और एक डेढ़ पैराग्राफ के अंदर अपनी चीज़ को मुफस्सल तरीके से बयान किया हो। वो हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। बाय रिमूविंग अननेसेसरी वर्ड्स यू लेट इंपॉर्टेंट आइडियाज स्टैंड आउट। जब आप गैर जरूरी अल्फाज माइनस कर देते हैं तो फिर आपके इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑटोमेटिकली वो स्टैंड आउट हो जाते हैं, वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन ये है कि एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन। जो वर्डी एक्सप्रेशन है आप उनको रिमूव करें। इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। खामखा की रेपिटेशन ना करें। स्पीकिंग में तो रेपिटेशन आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जो सुन रहा होता है उसका दिमाग भटक भी रहा होता है, तो बार बार आप चीज़ों को दोहराते हैं, आप रिपीट करते हैं, तो वो पॉइंट दिमाग में बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन राइटिंग में ऐसा नहीं होता। राइटिंग में चूंकि रीडर के पास आपकी टेक्स्ट मौजूद होती है, आपका पैराग्राफ मौजूद होता है, आपकी राइटिंग मौजूद होती है, और राइटिंग डायरेक्ट परमानेंट रिकॉर्ड होती है, वो बार बार उसको गो थ्रू करता है, तो वहाँ पे आपको आइडियाज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू द पर्पज ऑफ द मैसेज। जब तक आप जहन में रखेंगे कि मेरा पर्पज ऑफ राइटिंग क्या है या पर्पज ऑफ स्पीकिंग क्या है, तो आप हमेशा रेलिवेंट रहेंगे। डिलीट इरेलीवेंट वर्ड्स एंड रैम्बलिंग सेंटेंसेस। ये जो लंबे फिक्रे लिखने की हमें आदत है और वो इरेलीवेंट हो जाते हैं, लेकिन जस्ट हम चौके फिल कर रहे होते हैं ना, लिटरेचर में हमें लिखने की आदत होती है, हम लिखते चले जाते हैं। तो वहां पे कंपनी में काम करते हो, जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, जब आप एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, जब आप एक मेमोरेंडम लिख रहे हैं, या आप एक बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, या आप एक स्टेटमेंट लिख रही हैं, आप रिज्यूमे आपने लिखा है, तो उसमें बड़ा आपको टू दी पॉइंट और रेलिवेंट लिखना पड़ता है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता चीजें गो थ्रू करने के लिए। अवॉइड लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। काम की बात से आप स्टार्ट करते हैं, आप ईमेल राइटिंग करते हैं, टू दी पॉइंट आप स्टार्ट करते हैं उसको। खामखा की एक्सप्लेनेशन देना चीज़ों की बैकग्राउंड के बारे में। एक्सेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर लगाएं, खामखा एडजेक्टिव लगाना ना शुरू कर दें। स्टोरी राइटिंग में हम एडजेक्टिव लगाते हैं चीज़ों को एम्फोसाइज करने के लिए, लेकिन बिजनेस राइटिंग में जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आप लगाएं। एंड पोम्पस वर्ड। पोम्पस वर्ड्स कौन से होते हैं? हाई फ्लोन वर्ड्स होते हैं, जो कि हम लिटरेचर में सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं इंसान, इंसान को हम मॉर्टल कह देते हैं। अब मॉर्टल हर बंदे के जहन में नहीं होता। या लिटरेचर में शेक्सपियर ने वर्ड यूज किया था, मड्डी वेस्चर ऑफ डिके। मड्डी वेस्चर ऑफ डिके, मट्टी का पुतला जो कि डिके यानी कि टूट जाने वाला है, तो वो आम बंदे की समझ में चीजें नहीं आती। तो आप पोम्पस वर्ड्स को अवॉइड करें, डिफिकल्ट वर्ड्स को अवॉइड करें, और अपने आप से पूछें, आस्क योर सेल्फ वट मटेरियल इज रियली रेलिवेंट। कि आपने जितना कुछ ड्राफ्ट लिखा है, इसमें से क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट हो सकती हैं जो मुझसे पूछी जा रही हैं, उतने तक आप खुद को महदूद रखें। जब आप सीवी बनाते हैं तो सीवी में जॉब डिस्क्रिप्शन को सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। वो हम सीवी में इंशाल्लाह बात करेंगे कि जो कुछ, ये नहीं है कि आप आपने जितना सीखा हुआ है अब वो सारी चीज़ें लिख दें, बल्कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और उससे मुतल्लिक आपने कोर्सेज किए हुए हैं। यानी कि अगर आप टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं और आप लिखते हैं कि आपने C++ लैंग्वेज की हुई है, तो वो एक स्किल है आपके पास, लेकिन आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करना और उसके मुताबिक फिर अपने सीवी और अपने जॉब कवर लेटर को डिजाइन करना वो बड़ा जरूरी होता है। रैम्बलिंग और इरेलीवेंट चीजों की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल पे आते हैं। वर्डी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे हम लिखते हैं ड्यू टू द फैक्ट दैट, उसकी जगह पे बिकॉज का वर्ड यूज कर लें।
इन ड्यू कोर्स की जगह पे सून यूज कर लें, एट दिस टाइम की जगह पे नाउ यूज कर लें। फ्यू इन नंबर मतलब तो वही है फ्यू इन नंबर, तो आप फ्यू कर दें। फ्यू ज़ाहिर है नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन अ वीकली बेसिस को वीकली कर दें। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ऑल्दो यूज कर लें। अनटिल सच टाइम एज अनटिल यूज कर लें। मीट टुगेदर, अब मीटिंग में ज़ाहिर है लोग इकट्ठे होते हैं, तो आप टुगेदर हटा के तो उसी जगह वन वर्ड यूज कर लें। नेक्स्ट है वर्ड, यानी कि ट्राइट। ट्राइट का मतलब जो ओवर यूज होते हैं, जो चीजें हम बार बार यूज करते हैं, अननेसेसरी एक्सप्रेशंस, वो हम खास तौर पे ये सेंटेंस लेवल की हम बात करें, ये अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको आसान करके लिखने की कोशिश करें। मसलन, प्लीज बी एडवाइज दैट योर एडमिशन स्टेटमेंट वाज रिसीव्ड। प्लीज बी एडवाइज दैट योर एडमिशन स्टेटमेंट वाज रिसीव्ड। अब उसकी जगह पे आप पैसिव के बजाय एक्टिव के अंदर यूज करें। ठीक है, आप कर दें योर एडमिशन स्टेटमेंट हैज बीन रिसीव्ड। ये जस्ट एग्जांपल है, तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इसको लिख सकती हैं। और अगर आजकल के दिनों में आप कुछ लिख रहे हैं इंग्लिश के अंदर इस किस्म की चीज़ें, तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर या इनबॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं कि ये सेंटेंस हैं, हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस से और चीज़ें शेयर करने से हम लोग सीखते हैं। एक आध कोर्स अटेंड करने से या किताब पढ़ लेने से या गूगल देख लेने से हम चीज़ें नहीं सीख सकते। हमें आइडिया तो हो जाता है, लेकिन सीखते हम तभी हैं जब हम लिखते हैं, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम किसी से चेक भी करवाते हैं। अलाउ मी टू से हाउ हेल्पफुल योर रिस्पॉन्स वाज, तो इसकी जगह पे कर दें योर रिस्पॉन्स वाज वेरी हेल्पफुल। प्लीज फाइंड अटैच द लिस्ट यू रिक्वेस्टेड, तो सिंपल लिख दें द लिस्ट यू रिक्वेस्ट इज अटैच। सच रिफ्रेशिंग कमेंट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। अब फ्यू एंड फार बिटवीन यहाँ पे इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ गया, जिसका मतलब है कभी कभार, तो आप यहाँ पे कर दें सच रिफ्रेशिंग कमेंट्स आर रेयर या स्कार्स। स्कार्स का मतलब भी होता है कि बहुत कम, और हार्डली, हार्डली तो यहाँ पे यूज नहीं होता, रेयर का वर्ड आप यहाँ पे यूज कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। इट वॉज नोन बाई मिस फिरदौस दैट वी मस्ट रिड्यूस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है कि आपके कमरे में जो चीजें पड़ी हुई हैं आप उसकी लिस्ट बना के कमरे में लगा दें, तो इन्वेंट्री बेसिकली लिस्ट ऑफ थिंग्स होती है। तो हम इसको शॉर्ट लिख सकते हैं कि मिस फिरदौस न्यू वी मस्ट रिड्यूस इन्वेंट्री। अच्छा, देखिए कि ग्रामेटिकली ये दोनों टाइप के फिक्रे ठीक हैं, ग्रामेटिकली दोनों टाइप के फिक्रे ठीक हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये बात करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मुसर है। तो जो चीज़ इख्तिसार के साथ लिखी जाती है, आप देखते हैं कि उसमें मैसेज ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा वाज़े होता है, आप फिक्रों के अंदर गुम होकर नहीं रह जाते। देर आर 4 रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व, तो आप कह दें देर आर को हटा दें। एक्सप्लेटिव है ना, नॉर्मल जनरल इंग्लिश के अंदर हम किसी भी सेंटेंस को यूज करने के लिए शुरू में इट इज लगा देते हैं, देर इज लगा देते हैं, देर आर लगा देते हैं, तो बिजनेस इंग्लिश में थोड़ा अवॉइड कर दें। 4 रूल्स शुड बी ऑब्जर्व। मिस्टर हामिद बॉट डेस्क दैट आर ऑफ द एग्जेक्टिव टाइप, तो हम मुख्तसर कह सकते हैं कि मिस्टर हामिद बॉट एग्जेक्टिव टाइप डेस्क। और नेक्स्ट है द रिसीट दैट इज एनक्लोज डॉक्यूमेंट्स योर परचेज, यानी कि जो हमने रसीद साथ में लगाई हुई है वो आपकी जो चीज़ें खरीदी हैं उसका सबूत है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इन द सेंस कि वो रिकॉर्ड करती है, आपका वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। द एनक्लोज रिसीट डॉक्यूमेंट्स योर परचेज, तो बात वही है लेकिन थोड़ा सा आपने इख्तिसार से उसको लिख दिया है। द इश्यू ऑफ मोस्ट रेलिवेंट इज टीम वर्क, द मोस्ट रेलिवेंट इश्यू इज टीम वर्क। द टोटल बैलेंस ड्यू विल बी found on page 2 of this report. The balance due is on page 2 of this report. We hereby wish to let you know that our company is pleased with the confidence you have reposed in us. Repose in us, हमारे अंदर जो आपने कॉन्फिडेंस रखा हुआ है, यानी कि आपने भरोसे का इजहार किया है। तो ये जो बहुत पुराने लोग होते हैं ना सेक्रेटरीज और इस किस्म के, तो वो इस किस्म की लैंग्वेज लिखते हैं, तो इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। तो आप सिंपल सेंटेंस में कह सकते हैं कि वी अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। जी, इस पॉइंट के ऊपर अगर किसी का सवाल है तो बताएं, वरना हम फिर नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं, जो हमारी 7 C's हैं। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जिस तरह कह रहे हैं अभी इंटरनेशनल रूल्स हैं कि राइटिंग सिंपल हो, कंसाइज हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ये वे ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाता है, जैसे आपने भी कहा कि शौक भी होता है लोगों को कि अगर आप उन्हें ज़रा
मुश्किल इंग्लिश यूज करें, इडियोमैटिक स्ट्रक्चर यूज करें और उसको इंग्लिश आती है तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जरा इंग्लिश को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो क्या इन आवर सोसाइटी, क्या इसको थोड़ा सा रूल को हम वायलेट कर सकते हैं? देखिए सर, मैंने क्लास के शुरू में क्या कहा था, जब आप एक राइटर बनते हैं, मैंने कहा था ना, ये बज़ाहिर आपको क्वालिटीज इरेलीवेंट लगेंगी कि राइटर के अंदर सोशल जीनियस का होना और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमको स्पीकिंग थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का हिस्सा तो है ना। तो सोशल जीनियस, मैंने क्या कहा था कि जो एंग्री बॉस है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, ये आपकी अपनी टेक्नोलॉजी, आपकी अपनी टेक्निक और आपकी अपनी रीडिंग है उसके बारे में। ओके ठीक है, ये जिसने भी मैसेज किया है, वेरी मच ट्राइड, इट्स ओके, यस आई विल इंशाल्लाह शेयर द रिकॉर्डेड सेशन, आई ऑलवेज शेयर द सेशन, नो इशू। सर अरशद, आप लाइन पे है ना? सर सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड, एक्चुअली लाइट चली गई थी, लेकिन मैं अब दोबारा आ चुका हूँ। अच्छा ठीक है, जरा स्टेटमेंट अगर रिपीट कर दे। श्योर श्योर। मैंने आपसे ये कहा था शुरू में कि आपका सोशल जीनियस होना बड़ा जरूरी है, तो इससे आप क्या मुराद लेते हैं? एग्जैक्टली लोगों को अंडरस्टैंड करना और उनको देखना और बेसिकली सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना। तो आपने उसके मुताबिक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो मैं बड़ी इजी और कॉमन लैंग्वेज यूज करता था और प्रैक्टिस भी वही करता था। लेकिन जब मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखता था, या मैं स्पीचेस लिखता था, या मैं मिनट्स नॉर्मली चीज़ों की परचेजिंग के लिए लिखता था, तो मुझे आइडिया था कि जो मेरा रीडर है उसे आसान अल्फाज पसंद नहीं आते, तो मैं हमेशा थिसारत से साथ लेके बैठता था और वो वर्ड्स यूज करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी मच सक्सेसफुल। तो राइटिंग में देखें, आपने रीडर जी को बिल्कुल। रखना है। मैंने शुरू में क्या बताया था कि कंपोजिंग आवरसेल्व्स, राइटिंग फॉर अदर्स, बताया था या नहीं बताया था सर अरशद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? आए सर तो वो अरशद, ज्यादा इम्प्रेस हो जाता हाँ सर अरशद, सवाल का जवाब मिला आपको? है। जी 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 बिल्कुल, मुझे आपका आंसर मिल गया। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, आ रही है, वो थोड़ी सी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि लेकिन जब आप मैंने देखें, आप माशाल्लाह टीचर हैं, जब आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे और आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, जी जी आप इंशाल्लाह। काम कर रहे हैं ना इसके ऊपर, ऑनलाइन ट्यूटरशिप के ऊपर, लाइव एक्सपीरियर, बहुत सारी जी वेबसाइट्स जी हैं फ्री बिल्कुल फ्री, बिल्कुल और तो वहां पे जो आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनके सामने डिफिकल्ट इंग्लिश बोलेंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने कहा ना सर, एक्चुअली हमारे यहाँ ये एक मसला है कि आपने अगर ऐसी इंग्लिश बोली है या लिखी है कि जो अगले को समझ नहीं आई, तो वो आपसे ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सर आपने अपने सीनियर्स के लिए डॉन अखबार पढ़ना है, और जी आम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए आपने द ट्रिब्यून या नेशन पढ़ना है आपने। जी बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। ठीक है सर। जी 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 तो ये देखें, डू एंड रोम एज द रोमन्स डू, कि कंपनी का कल्चर क्या है, एग्जैक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, आपका बॉस किस मूड का है। तो आप तो अपने बॉस के लिए लिख रहे हैं ना। एग्जैक्टली सर। मुझे याद है कि मैं एक बार एक मिनट लिखा और मैं बॉस को भेजा, तो उसने वहां पे दी को ना वो एज एन एडजेक्टिव मैंने यूज किया हुआ था, आर्टिकल दी को, तो उन्होंने उसको काट दिया, और मैंने दोबारा मिनट भेजे तो मैंने उसमें दी शामिल नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे पूछा कि पहले यहाँ पे दी लिखा हुआ था और अब आपने दी क्यों हटा दिया है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा क्या सर, सर? नौकरी आपके साथ करनी है, दी के साथ नहीं करनी, मैंने ग्रामेटिकली ठीक लिखा था। वेरी परफेक्ट आंसर। तो आपको सिचुएशन के मुताबिक ही चलना होता है, जरा लाइटर ह्यूमर के साथ। अब अगर जिंदगी में ह्यूमर नहीं है आपके, अगर आप हर वक्त सीरियस रहते हैं, नो बडी इज गोइंग टू बाई यू, पीपल वांट रिफ्रेशिंग एग्जैक्टली। कमेंट्स एज वेल। ठीक है, किसी और का सवाल है या आगे चलें? मुनाफ कहेंगे सॉरी, अपने आप
तो मुनाफकत हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे? आप इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन अगर आपने थ्राइव करना है, मैंने शुरू में क्या बताया था आपको जब मैंने इस लेक्चर स्टार्ट किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहती है आपको कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मूड नहीं समझते, इसे हम सर अब जज्बाती तौर पर मुनाफकत कहते हैं, लेकिन इसे अंग्रेज लिंच पिन का नाम देता है। एक ऐसी पिन जो हर जगह लिंच हो जाती है और वही लोग आगे चलते हैं। आप जो कुछ लिख रहे हैं आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं ना। देखिए, आप तो अपनी लैंग्वेज में आपने उसे मुश्किल अल्फाज पसंद है, आप उसको मुश्किल अल्फाज दे रहे हैं, लेकिन जनरली रूल क्या है कि आपको सिंपल लैंग्वेज उसमें लिखनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स में कम्युनिकेट करना चाहिए, तो लोग आपको ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। यस। सर आप 100% राइट है, लेकिन जो हमारी डेली रूटीन एक होती है, जो हम कॉमन भी हम लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, जो हमारी अपनी नेचर होती है, लाइक स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स में। हमारे सामने वाला बंदा इतना एलिजिबल नहीं, उसमें इतना टैलेंट नहीं, हमारा बॉस हमारे बॉस के तौर पे काम कर रहा है, उसको इस तरह से फॉलो करना, और मेरे ख्याल में ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता। और आई यू थिंक हैव सो टू मैनेज। क्वाइट। देखिए ये सारी मैनेजमेंट होती है। नॉर्मल लोग साथ अपने सिंपल लैंग्वेज यूज करनी ना, लेकिन जैसे सरशद का पॉइंट ये था कि अगर हमारे ऊपर जो बॉस बैठा हुआ है उसे मुश्किल वर्ड पसंद है,